नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया, अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज हम ये पूछेंगे खासकर उन मुस्लिम विद्वानों से कि वो 3 तलाक के हक में क्यों है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस दिए और जो वो टिप्पणियां हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की वो बहुत गौरतलब है, बहुत ध्यान से सुनने वाली है, खासकर तब जबकि हम मुसलमान औरतों के हक की बात करते हैं। क्या 3 तलाक क्रूरता नहीं है? 3 तलाक क्या असंवैधानिक है? अदालत अपनी टिप्पणी में जज साहब ये भी कहते हैं कि अदालत को जो बात बहुत परेशान कर रही है वो ये कि मुस्लिम महिलाओं को हमेशा के लिए ऐसी क्रूरता का शिकार क्यों रहना चाहिए। क्या पर्सनल लॉ में महिलाओं पर जो बीत रही है उसमें हल्का भी सुधार हो सकता है? इस बुराई पर अदालत की आत्मा बेहद बेहद दुखी है। बहुत ही कड़ी टिप्पणियां की हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने इन ऑब्जर्वेशंस में एक पिटीशन को खारिज करते वक्त। इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ दोनों पक्ष जो 3 तलाक के फेवर में है और जो 3 तलाक के अगेंस्ट में है इस डिबेट में शिरकत करने वाले हैं। लेकिन पहले दिन भर का ये घटनाक्रम और फिर उसके बाद बड़ी चर्चा कि क्या 3 तलाक मुस्लिम औरतों का हक है या उनके हक को मारता है। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, असंवैधानिक है 3 तलाक। जो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बात कही है उसका हम स्वागत करते हैं। ये बहुत अच्छा पैगाम जाएगा और फैसला है। 3 तलाक के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख सामने आते ही बयानों की बाढ़ सी आ गई। मुस्लिम महिलाओं पर असर डालने वाले इस मुद्दे पर नतीजे पर पहुंचने के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो कुछ कहा उसकी गूंज देर तक सुनाई पड़ेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में 3 तलाक को असंवैधानिक करार दिया और कहा कि इससे मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है। तल्ख टिप्पणी की है कि साहब मुस्लिम समाज जो कि बहुत बड़ा समाज है और कोई भी कानून या किसी भी तरह का पर्सनल लॉ जो है भारतीय संविधान पर जो है वो भारी नहीं हो सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर भी खासा तल्ख था। हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान से ऊपर नहीं। असल में 3 तलाक का मुद्दा हाल के दिनों में काफी गर्म रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी 3 तलाक को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इसके अलावा कई लोगों और एनजीओ ने भी 3 तलाक पर रोक लगाने की मांग की। केंद्र सरकार भी इसे खत्म करने की मंशा जता चुकी है। केंद्र सरकार ने 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया और कहा कि संविधान में 3 तलाक की कोई जगह नहीं। संविधान मर्दों को 1 से ज्यादा शादी की अनुमति नहीं देता है और 3 तलाक और 1 से ज्यादा विवाह इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित कई मुस्लिम संगठन और नेता इस मुद्दे पर झुकने को तैयार नहीं। तो हम मुल्क के कानून के दायरे के अंदर रहते ही हुए उसके खिलाफ अपील करेंगे। हिंदुस्तान में ये कह दिया जाए कि भाई हिंदू भाई मंदिर में पूजा नहीं कर सकता है, हिंदू भाई अपने मुर्दों को जला नहीं सकते हैं, एक अलग कानून बन जाए, तो फिर मैं पूछूंगा उन हिंदू भाइयों से कि देश का संविधान बड़ा है या तुम्हारे धर्म का संविधान बड़ा है। एक तरफ संविधान और कोर्ट और दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे संगठन। ऐसे में हम तो पूछेंगे, क्या 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के हक का हनन है? हमारा सवाल एक बार फिर हम आपके सामने यहां पर दोहराते हैं। एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा, आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। क्या 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के हक का हनन है? अगर आपको लगता है हाँ तो HTP स्पेस देकर Y, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और #ट्रिपल तलाक के जरिए भी आप अपनी इस राय हमारे साथ साझा करिए। न्यूज 18 इंडिया के ट्विटर हैंडल पर और न्यूज 18 इंड के फेसबुक पेज पर। मेहमानों का परिचय कराते हैं जो इस वक्त इस बड़े मुद्दे पर, इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जो खास मेहमान हैं, सबसे पहले बारी बारी से उनका मैं परिचय कराता हूं। फहीम बेग साहब है जो इस्लाम मामलों के जानकार है, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ बैठते हैं, दिल्ली से हैं। यास्मीन फारूकी जी हैं जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदस्य हैं, जयपुर से हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। जाकिया जी हैं जो कि को फाउंडर है भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की और कई दिनों से ट्रिपल तलाक के खिलाफ इस मुहिम को छेड़ी हुई हैं, आपका भी स्वागत है। फरहा वोरा
इन सब के बीच में एक ऐसा चेहरा मुंबई से हमारे साथ लाइव है जो एक केस स्टडी के तौर पर हमारे साथ है, जिनके साथ वही हुआ जिसको लेकर इस वक्त देश में बहस चल रही है कि आखिरकार क्यों बहुत आसानी से तलाक दे दिया जाता है। फरहा अपनी कहानी खुद अभी बयां करेंगी इस शो के दौरान, और साथ में दो और खास मेहमान, शहजाद पूनावाला जो कि वकील हैं और प्रोफेसर राकेश सिन्हा साहब हैं जो कि आरएसएस के विचारक हैं और इस मामले में खुलकर बोलते भी रहे हैं। आप सबके साथ डिबेट में आऊँगा मैं। सबसे पहले मैं जाना चाहूँगा फरहा जी आपके पास। फरहा जी, मैं जानता हूँ आगे जाके डिबेट काफ़ी गर्म हो जाएगा और आपकी आवाज़ कहीं दबी ना रह जाए। मैं चाहता हूँ कि आप इस कहानी को दिशा दीजिए। आपके साथ क्या हुआ? आपके हस्बैंड ने, आपके शौहर ने क्या कहते हुए आपसे तलाक लिया और क्यों लिया? मेरे हस्बैंड का ये कहना है कि उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके तलाक दिया है, जबकि मुझे ना कोई ऐसा मैसेज मिला है और ना ही कोई ऐसी मेरी उनसे बात। पहली बात तो मेरे हस्बैंड जो है वो है डेफ एंड डम है, ना वो बोल सुनते हैं और ना सुन सकते हैं, और ऐसे में उनका कहना है कि उन्होंने मुझे तलाक दे दिया है। अब आप ही बताइए कि मैं ऐसे मैसेज को और ऐसे व्हाट्सएप के मैसेज को कैसे तलाक मान लूँ। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लेके मैं रोड पे घूम रही हूँ और उन लोगों का कहना यही है कि हमने इसको तलाक दे दिया है। क्या एक मैसेज से इंसान का तलाक हो जाता है? क्या वो जो 3 तलाक का पूरा प्रोसेस है जो 3 महीने तक चलता है, क्या उस प्रोसेस को फॉलो किया आपके हस्बैंड ने, शौहर ने? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका ये कहना है कि उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे तलाक दिया है, लेकिन आज तक एक व्हाट्सएप मैसेज किया कि तलाक दे रहा हूं मैं आपको, तलाक तलाक तलाक, बात खत्म। जी, जो मुझे मैसेज मिला भी नहीं है। उनका ये कहना है कि मुझे व्हाट्सएप पे उन्होंने मैसेज किया और तलाक दे दिया, लेकिन मुझे ना कोई मैसेज मिला है ना। और आज से 3 महीना पहले तक वो और मैं साथ रहते थे, उनका आना जाना मुझ तक था। उन्होंने आज दूसरी शादी कर ली है। वो दूसरी शादी करने के कारण आज मुझ पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने मुझे तलाक दे दिया है। आज दूसरी शादी करने से क्या आज मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? आज मेरी शादी को 13 साल हो चुके हैं। मेरी शादी 15 साल की उम्र में हुई थी और वो आदमी बोल सुन नहीं सकता है। मैंने उसके साथ अपनी जिंदगी निकाली है और उनका एक कहना कि मैंने मैसेज पे तलाक दे दिया और उससे क्या मेरी जिंदगी खत्म हो गई? अब मैं किसके आगे जाके बोलूँ कि उसने मुझे व्हाट्सएप पे तलाक दिया? ऐसा हमारे इस्लाम में भी नहीं है कि कहीं मैसेज आए और तलाक हो जाए। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ फरहा जी। मेरे साथ तमाम मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं, वो मुझसे बेहतर इस्लाम को और कुरान को समझते हैं, वो शायद जवाब दे पाएँ। मैं सीधे आना चाहूँगा यास्मीन जी आपके पास। एक आपके सामने वाकया है, पूरा जीवित इंसान बैठा हुआ है फरहा जी के एग्जाम्पल के तौर पर, आप क्या कहेंगी? क्या ये सब जायज़ हो रहा है? पहली बात तो मैं ये बात कहूँगी कि जो आपने अभी पहले बताया और अपनी थोड़ी सी बात कही उसके हाई कोर्ट के हवाले से, तो वो उन जज साहब का अपना खुद का ख्याल है, वो उनका ज़ाती ख्याल है जो उन्होंने बताया है। वो कोई बहुत बड़ी आवाज़ नहीं है, उनका ख्याल है। हमारा कोर्ट में अभी आगे चल रहा है मामला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। और एक और आपको बात बता दूं कि मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर भी हूं और मैं विमेन इंडिया मूवमेंट की नेशनल प्रेसिडेंट भी हूं जी। और एक बात और उस आपके साथ और जोड़ना चाहूँगी कि मैंने 12 साल तक फैमिली कोर्ट में काउंसलिंग भी की है जी। उस हिसाब से मेरा तजुर्बा। फरहा जी की काउंसलिंग कैसे करेंगी आप? फरहा कह रही हैं, आपका इतना अनुभव है यास्मीन जी, फरहा जी की काउंसलिंग कैसे करेंगी आप? एक डेफिनेट व्यक्ति, मुझे आगे बोलने दीजिए, 15 साल की शादी को आ रही हूँ, एक एसएमएस के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए तलाक में तब्दील कर देता है। बोलने दीजिए। नहीं, मैंने आपका सीवी नहीं मांगा है यास्मीन जी। आपने शुरू में मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, आपने अपना सीवी गिना दिया कि मैं 14 साल ये कर चुकी हूँ, 15 साल ये कर चुकी हूँ। मुझे पता है आप क्या क्या कर चुकी हैं। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे तो मैं टोकूंगा ना आपको। क्यों नहीं टोकूंगा मैं आपको? जवाब दे रही हूँ मैं। जवाब बोलिए ना, आपको पहले भी कहा था, आप जवाब तो ले लीजिए। बोलिए ना, बोलिए, बिल्कुल बोलिए। जवाब लेना नहीं चाह रहे, आप बोलिए ना। आपसे मैंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में तो सवाल ही नहीं किया था, आपने क्यों टिप्पणी कर दी? मैं आऊंगा उस विषय पर भी। बोलने दीजिए सर जी, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बात का जवाब देने दीजिए, मुझे मौका तो दे दीजिए 2 मिनट का। बोलिए बोलिए जी। बिल्कुल आपके साथ मैं ये मानती हूँ, बिल्कुल। अगर आप ये बात कह रही हैं कि व्हाट्सएप पे तलाक दे दी गई और 3 महीने हो गए, तो अव्वल तो पहली बात तो ये कि अगर आप ये कह रहे हैं तलाक 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 वाली बात, तो उस चीज को 3 महीने हो चुके, तो वो उस मैटर में अभी आ गई है। और अगर आप फरहा जी ये कह रही हैं कि मैं पहली बात तो आपको ये बात बता दूं कि जो आपके 3 बच्चे हैं वो आपके शौहर की जिम्मेदारी है, वो आपकी नहीं है जिम्मेदारी। आपको कोर्ट भी दिलवाएगा उनको हर्जा खर्चा और शरण भी उनको हर्जा खर्चा बाप देगा,
ये शरा कहता है और हमारा कोड भी कहता है। तो आपकी जिम्मेदारी वो 3 बच्चे नहीं हैं और वो आपको मिलेगा कोर्ट से। ये बात सबको पता है कि मेंटेनेंस कोर्ट के जरिए बच्चों को मिलेगा और उस औरत को भी मिलेगा। तो ये तो सवाल ही गलत है तलाक दिया कि मैं क्या इन जब बच्चों को हमको लेके कोई सड़क नहीं पे बोलता कि दौड़ूं। कोर्ट जाओ और मेंटेनेंस लेने के लिए हमें ये कहा जाता है कि कोर्ट जाओ। ऐसा क्यों मैडम? आप मुझे वो बात का जवाब दीजिए। आप बोल रहे मेंटेनेंस लेने के लिए आप कोर्ट जाइए, बैठ के किस बात के लिए? किस इंसान से मैं बात करूं जो इंसान और बोल नहीं सकता और वो इंसान ये बता रहा है कि उसने मुझे तलाक 1 साल पहले दिया है, आज से 1.5 साल, 1 साल भी नहीं, वो सितंबर 2015 बताया जा रहा है। फिर आपको अरे तो वो मुझे आज दूसरी शादी कर ले आया है, आज दूसरी शादी कर ले आया है। जो सवाल किया था मैंने उसका जवाब दिया है आपको कि कोर्ट आपको मेंटेनेंस बच्चों का भी दिलवाएगा, आपका भी दिलवाएगा। फिर आप सड़क पे भटकने औरत वाला को लाया मैटर ही इसलिए खत्म जाता हो है गया। कि वो बच्चे पैदा कर दे और जब आदमी कह देता है कि तलाक दे दिया तो औरत बच्चे बाप की जिम्मेदारी हो जाते हैं। तो औरत का क्या रोल रहा? मुझसे ये नहीं था। अब अगर ये सवाल क्या रहा तो मैं इसका भी जवाब देने को तैयार हूँ। तो आपने मुझे सीधे से ये कह दिया, आपने मुझे सीधे से ये कह दिया कि मेंटेनेंस आदमी ले लेगा। मेंटेनेंस आदमी कहाँ से ले लेगा? मेंटेनेंस आपने क्या बोला? मेंटेनेंस बच्चों का और आपका भी। यास्मीन जी नहीं यास्मीन जी, 1 मिनट। फराह जी 1 मिनट। मैं ये आप दोनों का पर्सनल काउंसलिंग सेशन ना बना के, क्योंकि ये बड़ी बहस है, देश की तमाम आवाम हमको देख रही है और उनके प्रति हमारी जवाबदेही भी है। मैं चाहूंगा कि सबको शामिल करो इस डिबेट में, लेकिन यास्मीन जी, आपकी इजाजत से मैं एक बार सबसे बात कर लेता हूँ, फिर मैं आपके पास लौटता हूँ। मैं सीधे फहीम बेग, पूरी बात का जवाब तो ले लीजिए पहले। तलाक पे भी आ रही हूँ ना मैं। आप चलिए 30 सेकंड्स और दे रहा हूं मैं आपको यास्मीन जी, 30 सेकंड और दिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए। चलिए। अब जहां तक तलाक का सवाल है, मुसलमान औरत कब से इतनी कमजोर हो गई कि वो किसी एक शख्स के भरोसे पे जिंदा रहेगी? ऊपर वाले ने उसे बहुत सारी सहूलियतें दी हैं, पढ़ी लिखी औरत हैं, अपने आप मेंटेनेंस मिलेगा। अगर कोई आदमी उस औरत को इतना ज्यादा कमतर समझ रहा है कि वो इस तरह तलाक दे रहा है और अपनी कमजोरियों को भी नहीं देख रहा है, तो मैं इनको ये कहती हूं कि आप मजबूत होके उसके ये कहिए कि मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहती। क्या आप औरतों को कमजोर बनाना चाहते हैं कि वो गिड़गिड़ाती यास्मीन जी अपने दिल पे हाथ पे रखिए, अपने दिल पे हाथ रखिए और बताइए कि मुस्लिम समुदाय की औरतें बहुत पढ़ी लिखी हैं, मुस्लिम समुदाय में औरतों का बहुत विकास हो गया है बीते 70 सालों में। आप मुस्लिम हिंदू समुदाय की बात मत कीजिए। अरे आपने कहा ना कि मुस्लिम समुदाय की औरतें कमजोर हैं क्या? मैं जाकिया सोमन को लेके आना चाहूंगा डिबेट में। जाकिया जी यास्मीन फारूकी की बात का जवाब दीजिए। आप क्यों इस लड़ाई को लड़ रही थी? क्यों आप ट्रिपल तलाक को गलत बताती हैं? जाकिया जी। देखिए सुमित जी, जो अभी आपके सामने जो फराह ने बात बताई, यही बात एक बहुत आम बात हो गई है हमारे समाज के अंदर। ऐसी कई लड़कियां हैं, ऐसी कई औरतें हैं जिनकी कहानी फराह की कहानी से बहुत मिलती जुलती है। और जैसे अभी कहा गया फराह को कि आप कोर्ट जाइए, आपको मेंटेनेंस मिल सकता है, तो ये है कि 3 तलाक तो दे के व्हाट्सएप पे देने वाला 3 तलाक दे के छूट गया। अब आप फराह पे ये बर्डन डाल रहे हैं कि आप कोर्ट जाइए। तो सिलेक्टिवली आप कोर्ट की बात करते हैं, सिलेक्टिवली आप संविधान की बात करते हैं, सिलेक्टिवली आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सिलेक्टिवली आप धर्म की बात करते हैं, सिलेक्टिवली आप इस्लामिक लॉ की बात करते हैं, और कुल मिला के आप औरतों के जो अधिकार हैं उनसे, अधिकारों से औरतों को वंचित रखने की बात के इर्द गिर्द पूरी बात आप घुमाते रहते हैं जी। यह बात एक्चुअली इतनी ज्यादा पेचीदगी की है नहीं, जो इतना बड़ा हुआ बना के रखा है। हम यहाँ कोई रॉकेट साइंस डिस्कस नहीं कर रहे हैं सुमित जी। हम साफ साफ बात कह रहे हैं कि कुरान में स्त्रियों और पुरुषों के बीच में जो समानता है, जो बराबरी है, वो हमारी जिंदगी में क्यों नहीं है? और संविधान के रोशनी में हम जो बराबर की नागरिक हैं, तो संविधान की रोशनी में भी हमें जेंडर जस्टिस का और जेंडर इक्वालिटी का हक है, वो भी हमारी जिंदगी में सही नहीं हो पाया है। तो यहाँ लड़ाई सीधी सीधी है, यहाँ धर्म की कोई बात नहीं है। धर्म की आड़ में जो एक पुरुष प्रधान सोच और एक पुरुष प्रधान रूढ़ी प्रथा जो चल रही है हमारे समाज में, उसको यहाँ एक्सपोज करने की बात है।
और इंसाफ ठीक है मांगने की बात। जाकिर जी, यहाँ जाकिर किसी जी, से फहीम खैरात बेग हो आपकी बात जाएगी सुनकर आपने या पुरुष भीख प्रधान मांगने समाज की पे चोरी चोट हो की है। जाए तो कोर्ट ना फहीम बेग जाइएगा। जवाब देना चाह रहे हैं। फहीम बेग, फहीम बेग। देखिए, सबसे पहले सुमित जी, मैं फराह के साथ जो भी कुछ हुआ, मैं उनके गम में बराबर का शरीक हूँ। और आज हमारा जो मुद्दा है, या आज जिस तरफ हम डिबेट को ले जाना चाहते हैं, वो कोर्ट और कोर्ट की टिप्पणी और इस विशेष मुद्दे को लेकर है। तो उस पर ज्यादा रहें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बातें बहुत पहले हो चुकी हैं। नहीं, ये आप थोड़ी तय करेंगे फहीम बेग साहब। एक दूसरे के फहीम बेग साहब, ये आप तय नहीं करेंगे कि कैसे डिबेट को कहां और कैसे लेके जाना है। जी, देखिए, ये मैं तय करूंगा। आप तय, आपको भली मेरी लाइन पसंद में ना है, लेकिन आप तय नहीं करेंगे ये। देखिए सुमित जी, आप अगर सुनिए फहीम बेग, ये बड़ा आसान होगा। ये बड़ा आसान होगा यास्मीन जी के लिए और फहीम बेग के लिए कह देना कि वो जज साहब की अपनी निजी टिप्पणी थी। मैंने इसीलिए एक लाइव एग्जाम्पल सामने बिठाया, इसीलिए फराह वोरा मेरे साथ है, उनके साथ जो घट रहा है। इसीलिए फहीम बेग को अपनी बात कहने के पहले ये कहना पड़ रहा है कि फराह के गम में मैं शरीक हूँ। ये आप पे प्रेशर है। कत्ल होता है तो कोर्ट क्यों जाते हो? कोर्ट को आप नकार रहे हो। सुन तो लीजिए, एक बीवी को छोड़ दिया। सुमन जी, कोर्ट को नकार रही है कि कोर्ट में इससे पहले यास्मीन जी, फराह जी, एक मिनट, फहीम बेग बोल रहे हैं। फहीम बेग, अफसोस इस बात का है कि जब बात कही जाती है तो सुमित जी आप रोक देते हैं या ज़किया मैडम रोक देती हैं। जब चर्चा के लिए, बात करने के लिए माहौल खुला है तो बात करने का सबको अधिकार है और सबको उनकी बात सुनने का समय मिलना चाहिए। सुमित जी, जज साहब ने जो टिप्पणी की है, ये सच बात है जो यास्मीन मैडम ने की है, मगर हमारे उच्चतम न्यायालय के जज ने एक और टिप्पणी कही थी, अपनी जाती राय दी थी। इन रायों का हमारे संविधान से, हमारे कानून से और हमारे इस देश के धर्मों से अलग अलग मामला है। और वो टिप्पणी में आपको बता दूं, हमारे चीफ जस्टिस ने कहा था कि नोटबंदी से जो है दंगे होने का डर है, नोटबंदी पे चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे को मारने का डर है। नोटबंदी पे चर्चा करना चाहते हैं फहीम बेग? कानून नहीं है। फहीम बेग, नोटबंदी पे चर्चा करना चाहते हैं अगले 40 मिनट तक? मैं आपको बता रहा हूं, नहीं फहीम बेग, फहीम बेग साहब, का कितना उपयोग, फहीम बेग साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटबंदी पे कहा वो भी चलाया गया। अगर उसको भी उतनी तवज्जो दी गई तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब जो कहते हैं उसको भी उतनी तवज्जो दी जाएगी। और अगर आप बेतुकी बातें करेंगे तो आपको बीच में टोका भी जाएगा। फहीम साहब, ठाकुर ने कहा कि दंगे होने वाले, नोटबंदी गलत का किया गया केंद्र सरकार ने, फिर केंद्र सरकार को आना पड़ा और अपनी सीमाएं एक दूसरे की याद दिलानी पड़ी। हाँ, फिर आप, मैं जिस तरफ आपको ले जाना चाह रहा हूं वो सुन लीजिए। तो इन टिप्पणियों का, इन जाति राहों का, अपने अपने विशेष क्योंकि ये राय आपको सूट नहीं कर रही है तो ये जाति राय है। 25, 27, 28 नहीं, मैं तो एक आम बात कर रहा हूं। मैं उस राय को भी याद दिला रहा हूं जो चीफ जस्टिस ने कही थी केंद्र सरकार के लिए पिछले हफ्ते। मैं उसकी तरफ आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूं कि इन रायों को लेकर जिस तरह बहस हो रही है तो उस पर भी बहस होनी चाहिए थी। फहीम बेग, या तो आप अखबार नहीं पढ़ते हैं या टीवी नहीं देखते हैं, और अगर आप नहीं देखते हैं तो डिबेट के आने के लायक भी आप नहीं, अगर होमवर्क आप नहीं करते फहीम बेग साहब। अब मैं आपको साहब भी नहीं बोलूंगा, 4 बार साहब बोल चुका हूं, आप अपने एजेंडे पर कायम है। फहीम बेग, नोटबंदी पर जो कोर्ट ने कहा उस पर बहस हुई, मेरे अपने चैनल में हुई, मेरे अपने शो में हुई। फहीम बेग, आपके कहने से गलत सही और सही गलत नहीं हो जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात फहीम बेग साहब सुन लीजिए, अगर आप इस मुद्दे पर डिबेट नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको थैंक यू बोलता हूं इसी वक्त। मेरे पास वक्त जाया करने के लिए नहीं है आपके लिए। मैं आगे बढ़ता हूं। राकेश सिन्हा, मैं सीधा आपके पास आना चाहूंगा। जो कोर्ट की टिप्पणियां हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की, मैं एक एक करके, शायद मेरे ख्याल से यास्मीन बहन के लिए और फहीम बेग साहब के लिए पर जानना जरूरी, और अभी आपके पास भी आना है, शहजाद के पास भी आना है, कि कोई भी पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान से ऊपर नहीं हो सकता, कोर्ट भी संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। 3 तलाक क्रूरता है, यह मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। इस तरह की बात अगर जज साहब कहते हैं तो ये उनकी निजी राय है, इसको फैसले के तौर पर नहीं देखना चाहिए। राकेश सिन्हा, देखिए, किसी माननीय न्यायाधीश की जो टिप्पणी होती है उसको हम डेमिज वर्डिक्ट कहते हैं, क्योंकि न्यायाधीश की टिप्पणी कोई सामान्य व्यक्ति की टिप्पणी नहीं होती है, वो एक प्री जजमेंट की मैं कह सकता हूँ। मैं अब आता हूँ इस मुद्दे पर। देखिए, बहन फराह ने अपनी बात कही। फराह को सहानुभूति नहीं चाहिए, फराह को सम्मान और अधिकार चाहिए। और ये सम्मान और अधिकार कैसे मिलेगा? ये बार बार उलझाया जाता है कि इस्लाम में हस्तक्षेप करें, निकाह कैसे होगा, कौन कराएगा, किस प्रकार होगा, इसमें किसी राज्य को किसी भी मौके पर हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। लेकिन डिवोर्स, तलाक, सक्सेशन,
ये 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जो कि सेकुलर मुद्दे हैं, और ये सेकुलर मुद्दे क्यों हैं सुमित जी, ये समस्या का समाधान कैसे होगा? आप कहते हैं कुरान के तरीके से कीजिए, ये कम्युनिटी में जितना रिफॉर्म करना है कुरान का प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन कीजिए, लेकिन यदि भारतीय संविधान के तहत यदि आपको नहीं रहना है, भारतीय संविधान को ही तलाक दे देना है, तब तो फिर आप अब बहस का कोई मुद्दा नहीं है, आप बहस को उलझाते रहिए। भारतीय संविधान साफ तौर पर 3 चीजें कहता है। प्रस्तावना में सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, एसआर बोमे केस में बात आ चुकी है। फंडामेंटल राइट्स में समान अधिकार की बात कही गई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदू सिविल कोड नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है सभी धर्मों के सभी प्रोग्रेसिव मूल्यों को जोड़कर एक कोड बनाना, डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स से बनाना। और कल तक सुमित जी ये मुद्दे आरएसएस बीजेपी निश्चित रूप से उठाता रहा है, तब आसान था इनके लिए हमारे खिलाफ लड़ना और इस मुद्दे से बचना। आज इस मुद्दे को बहन फरहा उठा रही है, जाकिया सुमन उठा रही हैं, ये 2 आवाज नहीं है। साहबानों को तो दबा दिया, 62 साल की साहबानों थी, 65 रुपए के मेयर की बात पर दबा दिया। आज फरहा जैसी, इमराना को आप भूलिए मत। और मैं, बहन यास्मीन बोल रही थी, अरे बहन यास्मीन, आप इस्लाम का हम भी आदर करते हैं, आप बताइए हलाला जैसी पद्धति जिसका इंटरप्रिटेशन यदि कहा जाए तो उसमें शर्म आती है। हलाला की पद्धति क्या है बता दीजिए, और कहिए हलाला ठीक चल रहा है। कलकत्ते में दुकान चलती है हलाला की, बोर्ड लगा हुआ हलाला के लिए। यदि संविधान के तहत नहीं रहना है, लास्ट पंक्ति कर दूं, 47 में देश जब आजाद हुआ पार्टीशन के बाद, सुन लीजिए, हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, अंतिम पंक्ति सुन लीजिए, अंतिम पंक्ति मेरी सुन लीजिए, अंतिम पंक्ति सुन लीजिए। यास्मीन जी क्यों उत्तेजित हो रही हैं? 47 में जब देश आजाद हुआ, चाहे कोई सती का समर्थन करेगा जेल जाएगा, कोई डॉरी का समर्थन करेगा जेल जाएगा। मैं कह रहा हूं कि ट्रिपल तलाक का समर्थन करने वाला भी जेल जाना चाहिए। शहजाद, यास्मीन जी 1 मिनट, शहजाद की बारी पहली बार आई है। यास्मीन जी, आपकी इजाजत से आपकी तरफ से ही बोलेंगे शहजाद, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। यास्मीन जी। नहीं, मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से नहीं बोल रहा, मतलब उनकी राय से सहमत हो गया जो बात यास्मीन जी कह रही। आपको भी अंदाजा यास्मीन जी प्लीज, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैंने राकेश जी की पूरी बातें बिना उनको टोके सुनी है, तो मुझे उम्मीद है कि राकेश जी भी इतना ही सम्मान मुझे दिखाएंगे। पहली बात जो है, राकेश जी ने बहुत सही कहा और मैं पूरा समर्थन करता हूं कि ये ऑब्जर्वेशन प्री जजमेंट की तरह होता है, ये आपके शब्द है। तो 2004 के जो मॉडर्न डे नीरो मोदी जी को बताया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसको भी आप प्री जजमेंट की तरह ले लीजिए, ठीक है? नहीं, ले लीजिए, अब ले लीजिए, अब हटिए मत, ले लीजिए। अब मेरी दूसरी पॉइंट, अब क्या हो रहा है कि लोग कह रहे हैं ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक में 2 चीजें हैं। पहले है ट्रिपल तलाक इन 1 सिटिंग, जिसपे कई राय हैं और उसमें कई मुसलमान मुल्कों ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है। उस पर आंतरिक रूप से चर्चा हो रही है। आने से पहले मेरी कई उलेमाओं से बात हुई है और वो कहते हैं कि ये जो तरीका है ये सही तरीका सब लोग नहीं मानते। जैसे मैं शिया हूँ, शिया इसको नहीं सही मानते, इसको अन इस्लामिक मानते। तो आप पहले तो ब्रैकेट मत कीजिए। दूसरी बात, जो ये चर्चा हो रही है इसको इंटरनल रिफॉर्म से इसलिए होने दीजिए क्योंकि जैसे कुछ कानूनों का जिक्र किया गया, अब वो कानून देखिए, चाइल्ड मैरिज के लिए हमने कानून लाया, खत्म हो गया। डाउरी के लिए कानून लाया, खत्म हो गया। सिर्फ कानून से चीजें नहीं बदलती है, राकेश जी भी मानेंगे। अब तीसरी बात है कि कौन बात रख रहा है। चलिए, जाकिया सुमन कोर्ट जाती है, मैं उनका एहतराम करता हूँ, ये उनका अधिकार है। जो लोग उनके ऊपर उंगली उठाते हैं मैं उनके खिलाफ हूँ, उनको अपनी बात कहने का हक है, उनके नैतिकता पे सवाल उठाने का मुझे कोई हक नहीं है। पर बात महिलाओं अधिकारों की कौन कर रहा है? अब जैसे कुछ लोगों ने ठेकेदारी ले रखी है, उनको जरा पूछ लीजिए, आप सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि जो इस मुल्क में ट्रिपल तलाक से पीड़ित महिलाएं हैं, आपने किससे लाए? एक गुजरात में महिला है जिसको बिना तलाक छोड़ दिया एक बहुत बड़े व्यक्ति ने, वो दर बदर भटक रही है अपने पासपोर्ट के लिए, उसके भी किस्से को सामने लाइए। और उसकी तो तादाद ज्यादा है। सामने नहीं आया तो आपको कैसे पता? मेरी बात सुनिए ना, अगर वो किस्सा सामने नहीं आया शहजाद तो आपको कैसे पता लगा? सुमित अवस्थी, आप जैसे पत्रकार इस मुल्क में, पूरे सारे मुल्क में होते हैं, तो आज ये नैरेटिव नहीं बनता। शहजाद सुमित अवस्थी, आपने 2 बातें कही। सुमित अवस्थी, मैं आपके शो पे इसलिए बैठा हूं क्योंकि मुझे आपकी विश्वसनीयता पे कोई भी डाउट नहीं है। आप करिए, मुझे कोई शक भी नहीं है। और मैं आपको सर्टिफाई करने के लिए यहाँ नहीं हूँ कि आप मुझे पसंद करें या नहीं करें। आप मुझे नफरत करें, मुझे और अच्छा है। उस गुजरात वाली महिला को छोड़ दीजिए। नहीं, आप क्यों छोड़ रहे? आप रखिए ना, मैं आपको भी कुछ महिलाएं गिनाऊंगा, फिर आप सुनिएगा उस बात को। मैं भी आपकी पार्टी के भी कुछ बड़े लोगों की, बड़ी महिलाओं को किससे गिनाऊंगा, उनके भी कोर्ट में कैसे चल रहे हैं। गिनवाइए, कोई दिक्कत नहीं।
आप फिर आप भूलिएगा मत उस चीज को। मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा। उन लोगों ने उसको अपनाया मैं नहीं, सिर्फ ये कह रहा वो हूं, बकायदा कोर्ट से जाके डीएनए टेस्ट करा के प्रूव करना पड़ा उसको कि मैं उनका बेटा सुपुत्र हूं। आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री रहे 4-5 साल और लखनऊ के चुनाव से पहले कौन उनका आशीर्वाद लेने गया था वो भी जरा याद ठीक है ना, बिल्कुल है। दूसरी बात, अब मेरी एक बात सुनिए, एक सिविल कोड जिसकी बहुत चर्चा की जाती है और बीजेपी काफी बोलती है, राकेश सिन्हा जी बीजेपी की तरफ से नहीं बोल रहे, वो है गोवा के सिविल कोड की बात करते हैं। ये बोलते हैं देखो इतना सेक्युलर कानून लाया हमने, उस सेक्युलर कानून में मेरी बात सुनिए ना, अगर एक बहुसंख्यक कम्युनिटी का जो शख्स है, मैं क्रिश्चियन की बात नहीं कर रहा, अगर वो उसकी बीवी से बच्चा नहीं पैदा होता तो 25 साल तक या 30 साल तक मर्द लड़का नहीं पैदा होता तो उसको शादी करने का सिर्फ उसको हक है। तो जो लोग इतनी अच्छी साफ नियत लेके चल पड़े हैं, अपने खुद के राज्य में पहले कुछ सुधार कर ले। मान गया, या दूसरी मतलब बात, मैं हम ठीक नहीं होंगे, पहले आप अपना घर ठीक करिए। शहजाद पूनावाला का तर्क ये है कि मेरे घर में कितनी भी कमी क्यों ना हो, मैं अपना घर तब तक साफ नहीं करूंगा जब तक आप अपने घर की गंदगी साफ नहीं करते। आप मेरे तर्क को एक सेकंड में और पकड़ लीजिए। मेरा तर्क ये है कि जो लोग ये कहे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जो लोग ये कहे कि गौकशी पे कानून लाओ, जब वो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात राकेश सिन्हा आप जवाब जरा हजम नहीं होगा। चलिए राकेश सिन्हा आप जवाब, राकेश सिन्हा आप जवाब दीजिए। देखिए मैं कहा कि आप आरएसएस बीजेपी को खारिज कर दीजिए, मुझे भी खारिज कर दीजिए, लेकिन फरहा को खारिज मत कीजिए। फरहा, देख मेरी बात सुनिए, एक संविधान है इस देश में और हम सभी नागरिक हैं, वन पीपुल हैं, चाहे हमारी पूजा पद्धति अलग है। मैं कह रहा हूं कि सती पर कानून बना, रूप कंवर सती हुई, उसके चिता पर कोई जाकर देख ले तो और सबसे मुखालफत ज्यादा किसने की? आपके जब आम्बेडकर साहब जिसके संविधान के सामने आप साष्टांग अभी आपने कहा था कि उन्होंने जब लॉ को रिफॉर्म करने की कोशिश की तो गोलवलकर साहब ने लिखा कि आप ला के तो दिखाइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड ला कर तो दिखाइए, हमें अपना पर्सनल हक जो है, राइट जो है। अब मैं इनका जवाब दे दूं। गोलवलकर ने कहा, देखिए आप गोलवलकर जी का नाम लिया तो मैं आम्बेडकर जी को धर्म छोड़ना पड़ा इसके चलते, धर्म छोड़ना पड़ा। ठीक है, बहुत अच्छी बात। आप एक बात सुन लीजिए, गोलवलकर जी को कहा है, जो आपने अभी कहा ना इंटरनल रिफॉर्म होना चाहिए, गोलवलकर ने 1972 में आरएसएस के अखबार मदरलैंड में एक इंटरव्यू दिया और जिसमें कहा ये आवाज मुसलमानों के बीच से उठनी चाहिए, तभी कानून सक्सेसफुल होगी। श्री गुरु जी ने कहा, बाद में रेडियंस जो जमायती इस्लामी का अखबार है उसने कवर पेज पर छापा और सलमान खुर्शीद, मैं आज रिवील कर रहा हूं, कुल सलमान खुर्शीद ने मदरलैंड में एक लेटर लिखा, लेटर 24 अगस्त 1972 को, जिसमें कहा है बो एट द फीट ऑफ गुरु गोलवलकर फॉर हिज प्रोग्रेसिव व्यू। अब मैं आना चाहता हूं कि जो श्री गोलवलकर ने 72 में कहा, आज फरहा 2016 में कर रही है जो उन्होंने कहा। मैं यास्मीन जी के पास एक सवाल, यास्मीन जी बोलना चाह रही है। यास्मीन जी एक मिनट, आज की मेन टिप्पणी ये है कि पर्सनल लॉ संविधान के ऊपर नहीं है, ये बात सही है? यास्मीन जी एक मिनट, राकेश जी से एक सवाल पूछना जरूरी है। आप कह रहे हैं कि हमारा संविधान नंबर 1 है, राकेश जी ने भी कहा पर्सनल लॉ उसके नीचे है। मैं पूछना चाहता हूं राकेश जी से बड़े एहतराम से, हमारे संविधान में जो है जातिवाद को पाबंदी लगा दी है, आप क्या मंदिरों में जो पंडित है उनको, दलितों को पंडित बनाने के लिए आप तैयार है क्या? और अगर मुसलमान कोई उसमें हस्तक्षेप करे आप उसको लागू करेंगे क्या? आज भी इंटरकास्ट मैरिज की मैं आपको ऐड दिखा दूं हिंदुस्तान टाइम्स और बाकी के अखबारों में, मैं दिखा दूं। आप गलत जगह सवाल, शहजाद ऐसा है, शहजाद आप ये कह के पहले अपने में भी जाग कर आप ये कह के आरएसएस को, राकेश सिन्हा को हिंदुओं का पुरोधा बताते रहे। नहीं, देश के तमाम हिंदू जैसे राकेश सिन्हा कहने पे चल रहे हैं। नहीं, दोहरे मापदंड नहीं है। आप अपने मैं यही कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ। मैं एक जवाब दे देता हूँ। देखिए सती का मुद्दा जब उठा था तो एमजे अकबर साहब, उसमें संडे मैगजीन निकलता था, एमजे अकबर साहब ने जमकर लिखा, मैं कहता हूं कि पारसी का इशू हो तो मुसलमान बोले, मुसलमान का इशू हो तो हिंदू बोले। इस देश में डिस्कोर्स को, पब्लिक डिस्कोर्स यास्मीन जी प्री पार्टीशन डेज में मत। यास्मीन जी ये चर्चा इस देश में क्यों नहीं होनी चाहिए? और ये आवाज जब आपके तबके से, आपके समुदाय से, आपके धर्म से उठने लगी है कि 3 तलाक ठीक नहीं है, 3 तलाक का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, पुरुषवादी मानसिकता या रूढ़िवादी पुरुष जो हैं वो इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं औरतों को दबाने के लिए, तो आप इसमें चर्चा क्यों नहीं चाहती हैं? यास्मीन जी। सुमन जी मैं चर्चा करना चाहती हूँ, मैं आपको डिटेल में बताना चाहती हूँ। सुमन जी आप मेरी बात तो सुन लीजिए। आज मैं, यकीन जानिए, मेरे पास ऐसी 50 औरतें मैं आपको दिखा दूंगी जो दोनों तरफ की, मैं कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती हूँ सुमन जी, जो दोनों तरफ की इस बात से परेशान है कि हमें तलाक क्यों नहीं मिल रही है।
क्यों नहीं हमें तलाक मिल रही है? क्योंकि इतने प्रॉब्लम्स आते हैं तलाक में, म्यूचुअल में करने वाली, और आप फरहा बगल में बैठी हुई हैं। आप एक महिला होकर एक महिला के मैं निर्णय नहीं कर रही, मैं निर्णय नहीं, महिलाओं की बुरी स्थिति पर आप संवेदनशील होना चाहिए। राकेश जी सुन लेते हैं यास्मीन जी की अरे बात। तो उन औरतों का क्या करोगे आप? वो मजलूम नहीं है क्या? आप इन औरतों को मजलूम समझ रहे हो? उन औरतों का मजलूम नहीं है, उनका कोई सहारा नहीं है। यास्मीन जी, अरे तो आप वो भी तो मजलूम औरतें हैं। यास्मीन जी, आपके सामने जाकिया जी बैठी हैं, आपके सामने फरहा जी बैठी हैं, ये दोनों आपके समुदाय से आती हैं। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। मैं सुन भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। मैं आपको यही तो बताना चाह रही हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, अरे साहब, शराबबंदी को अगर आप सिविल कोर्ट की बात कर रहे हो, शराबबंदी को क्यों नहीं रोकना चाह रहे हो? जो और तलाकबंदी होना चाहिए इस देश में, महिलाओं को समान अधिकार और समान सम्मान देने के लिए। औरतों के अरे 2 औरतें मार दी गई अभी बंदूक से, उसका क्या करोगे? अरे उसका भी समाधान होगा। यास्मीन जी, यास्मीन जी, ये कह के आप फरहा जैसी औरतों को बोल रही हैं कि 3 तलाक को स्वीकार कर लो, होगा क्योंकि 2 औरतें मारी दी गई हैं, वो विरोध कर रही थी। ये आप कह रही हैं यास्मीन जी, आपकी बात का यही मतलब निकाला जाएगा लाइव डिबेट में। बिल्कुल, और हमारे साथ भी यही हो रहा है, हमारे साथ गुंडागर्दी जान छुटा ले, घर से निकाला जा रहा है आदमी से जान छुड़ाने मतलब भी घर से निकाला जा रहा है, जलाया जा रहा है। फरहा जैसी औरत जो 15 साल एक शादी को देती है, अचानक उसके शौहर अपनी मर्जी से व्हाट्सएप करते हैं और किसी औरत से शादी कर लेते हैं, तो ठीक है वो ठीक है। आप औरत को डरपोक बनाना चाहते हैं। कौन डरपोक बना रहा है? आप बनाना चाहती हैं जाकिया जी। हमें डरने की किस चीज के लिए जरूरत है? अगर मेरा एक आदमी जो है बोल सुन नहीं सकता, मैंने उस इंसान के साथ 12 साल की जिंदगी निकाली और आप मुझे कह रहे कि मैं डरपोक हूँ? मैं बिल्कुल डरपोक नहीं हूँ। मैं जानती हूँ मेरे बच्चों को किस तरह पालना है, किस तरह उनको मेंटेन करना है। मैं बिल्कुल डरपोक नहीं हूँ। अगर आपको इससे इख्तिलाफ है तो औरत आवाज उठाने से क्या डरपोक बनती है? आप इस्लाम को छोड़ दीजिए। इस्लाम आपके पीछे भागना नहीं चाह रहा है। किस लिए छोड़ दे? आप इस्लाम को बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपको तय करने का हक नहीं है। जाकिया जी बोलिए। जाकिया, इस्लाम में आपको कोई हक नहीं है, आप छोड़ दीजिए इस्लाम। आप इस्लाम गलत समझ रही है। हमारा इस्लाम ये कहीं नहीं कहता, न्यायालय हमारा इस्लाम ये कहीं नहीं कहता बाहर आके अपने आप को तलाक ले लें। आपको शर्म आनी चाहिए। फराज जो एक विक्टिम है उसको आप कैसे कहते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। डूब मरिए आप शर्म से। यास्मीन जी और जाकिया जी ऑन द स्क्रीन। जाकिया जी, किसको डूब मरवा रही हैं आप? नहीं, मैं कह रही हूँ कि आप खुद डूब मरिए। फराज जो कि एक सर्वाइवर है, जो कि एक विक्टिम है, जो कि एक पीड़ित है, मैं उसको ये मैडम ऐसी बातें कह रही है कि आप कमजोर इस्लाम छोड़ दीजिए। मुझे लगता है कि इनके दिमाग की हालत शायद ठीक नहीं है। इनको कोई हक नहीं है ये तय करने का कि कौन इस्लाम में रहेगा, कौन नहीं रहेगा। यही मानसिकता की वजह से आज जो मसला है वो यहाँ तक पहुँचा है। इसी मानसिकता से हमारी लड़ाई है सुमित जी, और ये मानसिकता जब तक नहीं खत्म होगी तब तक मुस्लिम महिलाओं की और मुस्लिम मर्दों की भी जो डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं, जो जेंडर जस्टिस में यकीन रखते हैं, उनकी लड़ाई जारी रहेगी। ये जो एक मध्यकालीन मानसिकता है इससे हम निजात चाहते हैं जो अभी यहाँ दिख रही है। और तलाक नहीं ले पा रही। आपको यास्मीन जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? यास्मीन जी, आप ये कह रही हैं कि औरतों को मार दिया जाएगा तो औरतों को 3 तलाक मान लेना चाहिए। अब ये कैसी बातें कर रही हैं? आप समझ ही नहीं, आप बात को गलत रंग दे रहे हैं। मेरा मैं नहीं दे रहा हूँ, आपने कहा ये। नहीं देख रहे जो घरों में बैठ के जुल्म सह रही हैं और आने की हिम्मत ही नहीं कर रही है कि हमें तलाक चाहिए। उसी हिम्मत के लिए कानून की बात चल रही है। उसी हिम्मत के लिए कानून की संविधान का सहारा लीजिए। बार बार धर्म की दुकानदारी बंद कीजिए। सेक्युलर कंट्री है। तो आज केरला में 47 में हमने निर्णय कर लिया था कि यह देश संविधान पर चलेगा। सुमित जी, इस डिबेट में देखिए सुमित जी, इस डिबेट में ये सभी लोग मान रहे हैं कि कोई मजहब में कोई तकनीकी फॉल्ट नहीं है। ये मजहब को मैनेज करने वाले कई लोग हैं जो ठेकेदार हर मजहब में है। बिल्कुल है। और माफ कीजिएगा, हर जगह बहुसंख्यक में भी है और अल्पसंख्यक में भी है, हर जगह जो पुरुष प्रधान तरीके से मजहब को चलाते हैं। बिल्कुल है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि राकेश जी के लिए जो दिल में प्यार उमड़ा है मुसलमान महिलाओं के लिए, मैं बहुत खुश हूं। आरएसएस के लोग इतना मोहब्बत कर रहे हैं, खुश हूं मैं। पर भाई, अगर आप महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं तो एकाध शब्द कभी नजीब की मां के भी बोल देते आप वो नहीं कहते। सिलेक्टिव, आप सिलेक्टिव क्यों हो रहे हैं सुमित भाई? अगर ये डिबेट सिर्फ जाकिया, यास्मीन जी
और हमारे उलेमाओं के आप बीच में ये होती कह है, रहे हो तो ये शहजाद, डिबेट निपट चुकी होती शहजाद, आप पर ये जब इस डिबेट के मिक्स में वो लोग आते हैं जो धर्म पे सियासत करने के बाद कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऐसा है, आज तक नजीब की मां के अधिकार के लिए कभी इसने बात नहीं की, इन्होंने बात नहीं की। कभी इनको कोई और गुजरात में जो हजारों महिलाएं का बलात्कार हो गया उनके अधिकारों से उनको कोई लेना देना नहीं। अधिक अच्छा चलो ट्रिपल तलाक की बात है तो मुझे ये तो बता दे कम से कम कि जो आप जिस कम्युनिटी का आप ठेकेदारी लेके घूमते हो उसमें तो ज्यादा है ये संख्या जिनके हकों को मारा गया है। आपने उनके लिए क्या किया? आपके एमपी कहते हैं कि 4 बच्चे पैदा करो, ये महिलाओं का अधिकार है। आप सरोगेसी बिल लाते हो जिसमें की स्वाधीनता छीन ली जाती है महिलाओं से। आपकी बात का जवाब ले ले। देखिए तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ पूनावाला साहब कि ये सेकुलर कंट्री है, सेकुलर देश में मजहब के आधार पर विमर्श नहीं होगा। तो मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था, मेरी बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। मैं इतना कहना चाहता हूं कि मुद्दा जहां पर जेंडर जस्टिस का मुद्दा होगा उस जेंडर जस्टिस के मुद्दे पर हर किसी को भागीदारी का अधिकार है। मैं चाहे हिंदू हूं कि पारसी हूं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है AFIG, मैं नाम ले रहा हूं, मोइन सकीर, मैं नाम बता रहा हूं, AFIG मोइन सकीर आज नहीं, बहुत पहले कह चुके थे यूनिफॉर्म सिविल कोड बनो। वो मुस्लिम थे, कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे, मैं उनको कोट कर रहा हूं। आप आरएसएस से नफरत करते हैं, AFIG को तो याद कीजिए। सेलेक्टिव सेकुलरिज्म से काम नहीं चलेगा। आप तरीके से मान रहे हैं कि जो 1950 में आपने मुखालफत की थी तब के हिंदू लॉ के रिफॉर्म में को बहुत गुस्सा आया था नेहरू साहब को। शहजाद राकेश जी, फहीम बेग काफी देर से हाथ उठा रहे हैं। फहीम बेग साहब अपनी बात मत कहिएगा, मेरी बात का जवाब दीजिए। अच्छा लगे तो बोलिए वरना चुप रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। सवाल मेरा सीधा सा है, सबसे बड़ा क्या, देश, संविधान या मजहब? फहीम बेग। देखिए सबसे बुनियादी बात यह है सुमित जी, जी मेरी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मेरा सवाल है जी सुमित जी, देश, संविधान या मजहब, दोनों में से बड़ा कौन है आपके हिसाब से? फहीम बेग। देखिए इस तरह के जब सवाल आप दाग देते हैं मुझे बड़ा मतलब अजीब सा लगता है सुमित जी कि चर्चा हम जिस मुद्दों पर कर रहे हैं उसको रंग जो दूसरे जी सुनिए। और मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए दोनों अपनी जगह हैं, उनका स्थान है, और मैं उन केंद्रीय मंत्रियों की बात भी करना चाहूंगा जिन्होंने सीमाएं बताई हैं कि अपनी अपनी सीमा में सबको रहना चाहिए। उस सीमा का अगर कोई उल्लंघन करता है, लांघ कर आगे पहुंचता है तो समस्या। फहीम बेग, आज वक्त है बोर्ड की कोई, आज वक्त है सुप्रीम हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद अपने अंदर, खासकर मुस्लिम तबके को अपने अंदर झांकने का। जिस दिन हम हिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे, गौकशी के बारे में आपको पता है, आप खुद मेरे डिबेट में कई बार आ चुके हैं, उस पर भी मैंने आपको बुलाया है। आज हाईकोर्ट की टिप्पणी के रोशनी में हम ये बातें कर रहे हैं, और तभी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि संविधान बड़ा या मजहब? आपने जवाब नहीं दिया, आप 40 सेकंड ले चुके हैं। मुझे मेरे मुल्क के संविधान पर पूरा सुनिए, मुझे मेरे मुल्क के संविधान पर पूरा यकीन है और मैं उसका सम्मान करता हूं। देखिए मैं फिर कहूंगा कि मजहब को आप संविधान से जोड़कर जब इस तरह का घालमेल करते हैं तो समस्या मैंने नहीं जोड़ा, मैंने नहीं जोड़ा, कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है, हाई कोर्ट के जज साहब ने अपनी टिप्पणी में कहा है को जो जोड़ते हैं कि पर्सनल लॉ संविधान से बड़ा नहीं हो सकता, चिंताएं पैदा करता है, और ये तो है भी। और फहीम बेग आप तो मानेंगे ना, तमाम इस्लामिक कंट्रीज में, मुस्लिम कंट्री में 3 तलाक को लेकर रोक लग चुकी है। पाकिस्तान जैसी जगह पर, इराक जैसी जगह पर, ईरान जैसी, ट्यूनीशिया में संविधान से ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि फहीम बेग साहब 110 कंट्री हैं जहां या तो मुसलमान मेजॉरिटी में या बड़ी संख्या में, 110 कंट्री में ये जो स्पॉन्सरशिप चलाई हुई है आपने, पाकिस्तान जैसा देश और इतना मेन पावर आपने मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के लिए लगाया होता तो आरएसएस का ये चेहरा बदल जाता। सेकुलर देश में आप जैसे लोग, अरे सुनिए ना, जो राकेश जी सीधी बात सुनिए, कोई सहानुभूति, एक बात सुनिए, कोई सहानुभूति नहीं है, कोई दर्द नहीं, जितना दर्द सत्तात्मकता इतना सर पे चढ़ के बोल रहा है, मध्यजुगीन सोच, अरे सोच बदलिए, आप इस्लाम को बदनाम मत कीजिए। आप जैसे लोग इस्लाम के रास्ते में बाधक बन रहे हैं, मुलव्विस हैं। उतना पैसा और उतना मेन पावर अगर मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा पहले उनको समान अधिकार तो आप देने को तैयार नहीं है, उनकी आवाज को दबा देना चाहते हैं। आपके सामने फरहा बैठी हुई है,
आप नीति बता रहे हैं, फराह के प्रति कोई सहानुभूति नहीं, आप न्यायालय पर आक्रमण कर रहे हैं, जज के ऊपर आप जितने कमेंट्स आए हैं न्यायाधीश के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है। आपने करके दिया, चंद्रचूड़ ने साहबाना ने फैसला दिया था कि जेडे अंसारी इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या राष्ट्रीय मंच में करके दिया, ही इज टू डिटेल टू इंटरप्रेट द मुस्लिम लॉ। क्या जितनी जितना चंद्रचूड़ ने अध्ययन किया था, चंद्रचूड़ साहब ने अध्ययन किया था, उतना मुस्लिम लॉ का किसी ने अध्ययन नहीं किया है। को अगर अपना चेहरा बदलना है, आप अपना बदलिए, इस्लाम में रिफॉर्म कीजिए। मैं पूरा वाला से सहमत हूं, इंटरनल रिफॉर्म की जरूरत है। जहां इंटरनल रिफॉर्म होता है उसमें कानून को लागू करना आसान होता है। देश के संविधान के खिलाफ। बोलिए शहजाद। राकेश जी मेरी बात को मिसकोट ना करें। इस्लाम जैसा आधुनिक मजहब नहीं है। मुझे एक सेकंड दे दीजिए बताने के लिए। जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समय था तो उन्होंने अपने से ज्यादा उम्र की एक महिला से, विधवा महिला से शादी की। वो इतने आधुनिक सोच वाले व्यक्ति थे। और हमारे यहाँ पे जो मजहब में प्रेयर की भी प्रक्रिया है, जहाँ पे काबातुल्लाह के साथ, वहाँ पे मुसलमान मर्द और औरत दोनों साथ में जाते हैं। तो मुसलमान के इस्लाम धर्म में तब्दीली की जरूरत नहीं है, तब्दीली उन मैनेजर्स के सोच में है जो इस्लाम को या किसी भी धर्म को मैनेज करते हैं। ये राकेश सिन्हा आप अगर नहीं करेंगे तो राकेश सिन्हा जैसे लोग आपकी धर्म में हस्तक्षेप करेंगे। पहले तो राकेश क्यों नहीं करते? राकेश सिन्हा इस बात का जवाब दीजिए। राकेश सिन्हा के नाम की तलवार दिखा के हमें ना डराए। नहीं तो आप लोग करिए ना। इस मुल्क में आप क्यों नहीं कर रहे? मुल्क में पाकिस्तान 40 साल पहले सुनिए ना मेरी बात, क्यों नहीं कर सकते? मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसलिए बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ। बोलिए। इस तब्दीली के साथ ये तब्दीली वैक्यूम में नहीं आएगी। आप ये मानते हैं कि गरीबी है, आप मानते हैं अशिक्षा है मुसलमानों में सबसे ज्यादा है, पाकिस्तान हमसे अमीर हो गया है, मेरी बात पाकिस्तान हमसे विकसित हो गया है। बात सुनिए, देखिए ये देखिए, जैसे मैंने सोल्यूशन की बात की इनको दिक्कत आ रही है। मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ। 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड बन सकता है, संरक्षण दे दीजिए। बहुसंख्यक भाई से 10 सेकंड के लिए बहुसंख्यक मत कीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए ना। आपने एक बहुत बड़ी बात कही थी, देखिए किस बात का अल्पसंख्यक है? मुझे अपने आप को नागरिक समझिए। 125 करोड़ इस तरीके से थोपा जाएगा, गुंडागर्दी की जाएगी, डराया जाएगा तो होगा, तब्दीली होगी। कौन डरा रहा है? कोई नहीं डरा रहा है। अपनी बात कहिए ना। अब मुझे बात रखने दीजिए। देखिए बोलिए, क्योंकि इनको पता है कि मैं सोल्यूशन दूंगा जिससे कि मुल्क आगे बढ़ेगा। तो राकेश सिन्हा वही करना चाहते हैं जो उन्होंने बोलिए। आप ये बोल सकते हैं तो सोल्यूशन नहीं बोल सकते, बोलिए ना। हाँ देखिए, सुनिए, आपने कहा कि आज भी मुसलमान महिलाएं हिंदू महिलाओं के पीछे है। इसलिए है क्योंकि उनकी तरक्की नहीं हुई। हम चाहते हैं कि आप हमें मेन स्ट्रीम में लाइए, एजुकेशन दीजिए। आप हमें एक सेकंड देखिए, आप जब एजुकेशन की समानता की बात आती है, जब आर्थिक समानता की बात आती है, तब ये बोलते अपीसमेंट है। और अगर जब तक हमारा आर्थिक और एजुकेशन अपलिफ्टमेंट नहीं होगा, ये तब्दीली कैसे आएगी? सोच में तब्दीली कैसे आएगी? नहीं हो रहा, सोच में तब्दीली नहीं हो रहा। ऐसा है इस मुल्क का पहला एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। आपके जो लोग थे, अगर आपके भरोसे रख दिया होता, आरएसएस के भरोसे रख दिया होता, तो हम लोग जो है आज मनुस्मृति में विश्वास रख रहे होते। आप मनुस्मृति में विश्वास रखने वाले महिलाओं के अधिकारों की बात करते हो। आपने मनुस्मृति को आज भी वो दर्जा दे रखा है। आज भी कहते हैं मनुस्मृति लाओ, संविधान बनाओ। राकेश जी शहजाद, मनुस्मृति के पुजारी राकेश जी शहजाद, मेरे पास वक्त की आप दोनों से मेरी अपील है, कृपया शांति रखिए। डिबेट नहीं शहजाद का ऑडियो कट कर दिया जाए। नहीं, मैं केवल फराह से बात करना चाहता हूँ। फराह मेरी हमदर्दी आपके साथ है और मैं ये दुआ करता हूँ कि आपको ताकत मिले। आप डिबेट खत्म हो चुका है, कृपया अपनी एनर्जी को बचाइए। शहजाद पूनावाला, एनर्जी को बचाइए। फराह आपके साथ हमारी पूरी हमदर्दी है, पूरी सहानुभूति है और मैं ये उम्मीद करूंगा कि इस डिबेट को देखने के बाद आपके तबके के लोग आगे आए, आपकी मदद करें और वो तमाम लोग आपके साथ खड़े हो आके, जो इस वक्त इस लड़ाई में आपको जिताना चाहते, चाहे वो किसी भी मजहब के क्यों ना हो। हम लोग आपके साथ हैं। फराह, एक ब्रेक में जा रहा हूं, ब्रेक के उस पार जनता के नतीजे आप बने रहिए, हम तो पूछेंगे किस
एक बार फिर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारा आज का सवाल जो आपने देखा इस बड़ी बहस में हम तो पूछेंगे में कि क्या 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के हक का हनन है। हजारों की संख्या में एसएमएस आए हैं। 88% हाँ में जवाब देते हैं, 12% नहीं में, और ट्विटर पर 90% हाँ में जवाब देते हैं, 10% नहीं में। यानी बहुत बड़ा दर्शक वर्ग न्यूज 18 इंडिया का ये मानता है कि 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए उनके हक का हनन है और उसका खात्मा, इसमें बदलाव बेहद जरूरी है। मुस्लिम तबके को, मुस्लिम समुदाय को इस पे विचार विमर्श करना चाहिए और ये उसके प्रोग्रेसिव होने के लिए, उसके विकास के लिए शायद वक्त आन पड़ा है। इसी नोट पर हम तो पूछेंगे मैं आज, मेरे साथ इतना ही वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार 100 बात की एक बात। गुड नाइट।